आज का विषय सच में बेहद रोमांचक है। एक पल के लिए सोचना बनता है कि पौधे चल फिर नहीं सकते, उनके पास पैर नहीं होते, पर फिर भी उनका सबसे बड़ा जैविक लक्ष्य यानी प्रजनन एकदम सफलता से पूरा होता है। आखिर ये होता कैसे है? ये सब संभव होता है प्रकृति के सबसे बड़े और सबसे सटीक कुरियर सिस्टम के जरिए। इसे द ग्रेट पॉलन माइग्रेशन या परागकणों का महाप्रवास कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिना एक भी कदम उठाए पौधे अपनी पीढ़ी को आगे कैसे बढ़ाते हैं? चलिए आज इस रहस्य को मिलकर डिकोड करते हैं। तो चलिए जल्दी से इस एक्सप्लेनर का रोड मैप देखते हैं। सबसे पहले परागन का परिचय, उसके बाद इसके 3 मुख्य प्रकार, फिर परागन के कारक, उसके बाद बहिर्प्रजनन युक्तियां और आखिर में पराग स्त्री केसर संकर्षण। ये क्लियर फ्लो इस कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी को दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर देगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी परागण का परिचय। पौधों का ये सबसे बड़ा मिशन आखिर शुरू कहाँ से होता है? अगर ध्यान दिया जाए तो इसे एक लॉजिस्टिक्स या डिलीवरी प्रॉब्लम की तरह देखा जा सकता है। पॉलिनेशन यानी परागण की परिभाषा बिल्कुल क्लियर है। परागकोश यानी एंथर से परागकणों का निकलना और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचना। ये बिल्कुल किसी बेहद कीमती पैकेज को उसके एकदम सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने जैसा है। अगर पैकेज गलती से भी गलत जगह चला गया तो पूरी की पूरी डिलीवरी फेल हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, परागण के प्रकार। आखिर इस कीमती पैकेज को भेजने के लिए किन रास्तों का इस्तेमाल होता है? अब जब मंजिल तय है तो रास्ते भी चुने होंगे। इन परागणों को भेजने के लिए पौधे जिन जेनेटिक रास्तों का उपयोग करते हैं उन्हें 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है स्वयुग्मन या ऑटोगैमी, दूसरा सजातपुष्पी परागण यानी गेटनोगैमी और तीसरा परनिषेचन यानी जीनोगैमी। इन तीनों के अपने अलग नियम हैं, लेकिन आगे हम देखेंगे कि इनमें से एक रास्ता तो बिल्कुल किसी बड़ी बायोलॉजिकल ट्रिक जैसा है। सबसे पहले स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी की बात करते हैं। वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमलिना जैसे पौधों की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी सच में गजब होती है। ये 2 तरह के फूल बनाते हैं। एक होते हैं चास्मोगैमिस यानी आम खिले हुए फूल जिनके हिस्से खुले रहते हैं, पर दूसरे होते हैं क्लीस्टोगैमिस। ये फूल तो कभी खिलते ही नहीं हैं, एकदम बंद रहते हैं और इसीलिए परागकण सीधे अंदर ही वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन्हें बीज बनाने के लिए किसी बाहरी कोरियर की जरूरत ही नहीं पड़ती। है ना कमाल का सिस्टम? यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट आता है जिस पर अक्सर बायोलॉजी एग्जाम्स में ट्रिकी सवाल बनते हैं। सजातपुष्पी परागण यानी गेटनोगेमी देखने में तो क्रॉस पॉलिनेशन लगता है। फंक्शनल रूप से इसमें किसी बाहरी कुरियर या एजेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि परागकण एक फूल से दूसरे फूल तक जाते हैं। लेकिन जेनेटिकली अगर देखा जाए तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों फूल एक ही पौधे पर हैं। ये मिडिल ग्राउंड सच में एक क्लासिक गॉचा फैक्ट है जो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और तीसरा रास्ता है परनिषेचन या जेनोगेमी। ये अकेला ऐसा प्रकार है जो वर्तिकाग्र तक जेनेटिकली बिल्कुल अलग परागकण लेकर आता है। इसे ही असल मायने में क्रॉस पॉलिनेशन कहा जा सकता है, जहां एक पूरी तरह से अलग पौधे से फ्रेश जेनेटिक मटेरियल की सक्सेसफुल डिलीवरी होती है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, परागण के कारक यानी प्रकृति के वो कुरियर्स जो असल में सारा हेवी लिफ्टिंग करते हैं। पैकेज रेडी है, राउटिंग तय है, तो अब बात आती है उन कुरियर्स की जो इन पैकेजेस को फिजिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं। इन्हें हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है अबायोटिक या अजैविक कारक जैसे हवा और पानी, और दूसरे हैं बायोटिक या जैविक कारक जैसे कीड़े, पक्षी और चमगादड़। वैसे ज्यादातर पौधे जीवित प्राणियों पर ही निर्भर होते हैं, पर हवा और पानी वाले अजैविक कुरियर्स की ताकत भी बेहद दिलचस्प है। ये समझना एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है कि पौधों की फिजिकल डिजाइन अपने चुने हुए कोरियर्स से एकदम परफेक्टली मैच करती है। उदाहरण के लिए हवा से परागण वाले पौधों को ही देखते हैं। उनके परागण एकदम हल्के और बिना चिपचिपाहट वाले होते हैं ताकि हवा में उड़ सकें। उनके पुंचे सर बाहर निकले होते हैं और वर्तिकाग्र किसी फेदर जैसा होता है जो उड़ते हुए परागकणों को हवा में ही पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ कीड़ों से परागण वाले फूल बड़े, रंगीन, महकते हुए और नेक्टर यानी मकरंद से भरे होते हैं ताकि कुरियर्स खुद ब खुद खिंचे चले आएं। पानी द्वारा परागण यानी हाइड्रोफिली बहुत ही कम पौधों में होती है, पर इसका डिलीवरी सिस्टम एकदम स्पेशलाइज्ड है। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में मादा फूल पानी की सतह पर आते हैं और परागकण तैरते हुए वहां तक पहुंचते हैं।
पर ज़ोस्टेरा नाम की समुद्री घास में तो पूरी डिलीवरी पानी के अंदर होती है। इसके परागकण लंबे रिबन जैसे होते हैं और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन परागकणों पर एक म्यूसिलेज कवरिंग होती है। ये नेचर की अपनी वाटरप्रूफ पैकेजिंग है ताकि पानी के अंदर भी पैकेज बिल्कुल सेफ रहे। अब जो जीवित कुरियर्स हैं वो तो बिना किसी फायदे के काम करेंगे नहीं। ये पूरा सिस्टम एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की तरह चलता है। परागण करवाने के लिए पौधों को इन एबायोटिक एजेंट्स को कुछ रिवॉर्ड्स या इनाम देने पड़ते हैं। ये एक तरह का ब्राइब है जो नेक्टर की मिठास या अंडे देने की सुरक्षित जगह के रूप में दिया जाता है। तभी जाकर ये कुरियर्स पैकेज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। प्रकृति में कुछ पौधों और जीवों के रिश्ते सच में बेहद बिजार हो सकते हैं। अमोर्फोफेलस को ही ले लीजिए। ये लगभग 6 फुट ऊंचा फूल है जो कीड़ों को अंडे देने के लिए एक विप सेफ स्पेस देता है। और यूका पौधे और मौत का म्यूचुअलिज्म तो और भी अनोखा है। मौत इस फूल के अंडाशय में अपने अंडे देता है और बदले में वो उस पौधे का परागण कर देता है। एक के बिना दूसरे का जीवन चक्र पूरा ही नहीं हो सकता। चलिए अब इस विश्लेषण के चौथे हिस्से पर आते हैं, बहिर्प्रजनन युक्तियां या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आसान शब्दों में कहें तो ये पौधों का अपना बायोलॉजिकल सिक्योरिटी सिस्टम है। लगातार एक ही जेनेटिक कोड को रिपीट करने से बचने के लिए पौधों ने अपनी खुद की तगड़ी सिक्योरिटी बनाई है। अगर कोई पौधा लगातार स्वपरागण करता रहे तो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इसका मतलब है कि उसकी जेनेटिक लीनिएज कमजोर पड़ने लगती है। इसीलिए एक स्वस्थ और मजबूत जेनेटिक प्रोफाइल बनाए रखने के लिए पौधे एक्टिवली कोशिश करते हैं कि स्वपरागण ब्लॉक हो जाए। इस इनब्रीडिंग को ब्लॉक करने के लिए पौधे जबरदस्त बायोलॉजिकल फायरवॉल्स का यूज करते हैं। कभी पराग निकलने और स्टिग्मा के रेडी होने की टाइमिंग अलग कर दी जाती है। कभी उनकी फिजिकल पोजीशन इतनी अलग होती है कि अपना पराग खुद पर गिर ही नहीं पाता। इसके अलावा एक कमाल का जेनेटिक लॉक भी होता है जिसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, जो अपने ही परागकणों को रिजेक्ट कर देता है। और पपीता जैसे पौधों ने तो इसको एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। वो सीधे एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल फूल ही बनाते हैं, जिससे ऑटोगैमी और गेटोनोगैमी दोनों के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। और अब हम सफर के 5वें और आखिरी चेक पॉइंट पर पहुंच गए हैं, पराग स्ट्राइक्सर संकर्षण, जहां फाइनल डिलीवरी एग्जीक्यूट होती है। ये वो पल है जहां पैकेज आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन से मिलता है। ये प्रोसेस बिल्कुल स्टैटिक नहीं है, ये एक बहुत ही एक्टिव और डायनामिक मॉलिक्यूलर हैंडशेक है। सबसे पहले परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है और उसकी जेनेटिकली पहचान होती है। अगर वो सही मैच निकलता है तभी एक्सेप्ट होता है और एक पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। ये ट्यूब बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल के जरिए बीजांड में एंट्री लेती है और इस प्रोसेस में गाइड कौन करता है? फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो बिल्कुल एक जीपीएस की तरह ट्यूब को सही दिशा दिखाता है। इस पूरी शानदार प्रक्रिया को डिकोड करने के बाद एक बेहद गहरा सवाल दिमाग में जरूर आता है। पौधों के पास तो दिमाग नहीं होता, ना ही सोचने की क्षमता होती है, फिर भी उन्होंने इतने सटीक बायोलॉजिकल सिस्टम्स, कोरियर्स और ऐसी म्यूचुअल पार्टनरशिप्स बिना सोचे समझे कैसे डेवलप कर ली? ये सीधे तौर पर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की उस जीनियस की तरफ इशारा करता है जिसके बारे में हम जितना सोचे उतनी ही हैरानी होती है। प्रकृति का यह पॉलिनेशन सिस्टम अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं, जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।